We are live, sir. Sir, I think you just do the introductions and then we shall start. ओके सर, गुड इवनिंग और एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सभी लोग जो हमें देख रहे हैं उनके लिए एक स्मॉल इंट्रोडक्शन है कि आज हमारा जो इवेंट है इट इज़ 27th इवेंट इन दिस सीरीज और ये RTA पेंड के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आपको पता भी है। तो आज का जो इवेंट है ये राइट टू इंफॉर्मेशन से थोड़ा हटके है, बट इट इज़ related to information since we focus on information, education and awareness. तो आज का इवेंट भी इसी सिलसिले में है and it is related to misinformation and vaccine hesitancy. तो जो मिसइंफॉर्मेशन रही, चाहे कोविड की बात करेंगे या कोविड से पहले की बात भी या कोविड के बाद की बात भी जो है, उसमें मिसइंफॉर्मेशन जो होता है वैक्सीन्स के रिलेटेड या वैक्सीन हेजिटेंसी जिसको बोलते हैं, कोई लोगों को इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं होती है, इसके क्या फायदे हैं, क्या हो सकता है, एंड मेनी पीपल एक्चुअली स्टॉप देमसेल्व्स, वो फिर वैक्सीन नहीं लेते हैं। जो भी इसके रिलेटेड है, इसके बारे में आज बात करेंगे हमारे साथ डॉक्टर आशिक हुसैन मीर साहब। तो ये डॉक्टर साहब जो हैं, he is actually today's guest speaker here, and he is holding qualification of MBBS and MD in community medicine. He also, I think, he's having fellowships FETP, CDC and CDC and WHO, World Health Organization. So इसके बारे में जो भी है ये खुद हमें डॉक्टर साहब बताएंगे, because we are not from the medical background. तो मोस्टली या तो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स है या बाकी जो सुनने वाले हैं उनको भी ये पता नहीं होगा, सो ही मे थ्रो लाइट ऑन इट आल्सो। तो ही इज HRF नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी and currently serving as surveillance medical officer for J&K and Ladakh. डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी इनविटेशन एक्सेप्ट की और आज हमारे इवेंट में हमारे साथ जुड़ गए। We hope we will have much to listen from you that will be helpful for the society in general and for us as RT activists in particular. Thank you so much, sir. Please. Assalamualaikum. Good evening, and thank you so much. I think at a very short notice, I was told, and I could not say no to Sajjad, who is also working with me. So, thank you. We may start the event, and we'll just. हाँ जी सर, इसके दौरान अगर इवेंट में किसी को भी कोई भी क्वेश्चंस होगा, he can post on in chat box या डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9419372272 या सोशल मीडिया पे फेसबुक पे कमेंट्स में डाल सकते हैं, यूट्यूब पे भी कमेंट्स में डाल सकते हैं क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चन होंगे आज के इवेंट के रिलेटेड, वैक्सीन्स के रिलेटेड, हेजिटेंसी के रिलेटेड या डॉक्टर साहब के लिए जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप बता सकते हैं। और आई थिंक वी शुड नाउ फॉर्मली बिगिन। डॉक्टर साहब, प्लीज थ्रो लाइट ऑन योर बैकग्राउंड। तो आपका क्या बैकग्राउंड है और वैक्सीनेशन और वैक्सीन हेजिटेंसी ये क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वैक्सीनेशंस की कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स है जो जन्म लेने के बाद से बड़े होने तक जो लोगों को जरूरत होती है। बिकॉज मैं भी अगर हमारी अपनी बात करें, राइट नाउ आई एम अराउंड 30 years old, बट बहुत कन्फ्यूजन्स है, चाहे कोविड-19 की बात करेंगे या इसके आगे पीछे जब किसी भी पीरियड की बात करेंगे, हमेशा ये कन्फ्यूजन रहा है कि वैक्सीनेशन कौन सा वैक्सीन करना है, अभी तक भी पता नहीं है कौन सा वैक्सीन लेना जरूरी है। बस कोविड की पता से चला कि कोविड-19 को से बचने के लिए कोई वैक्सीन है, अदरवाइज ये एक आम लोगों को पता नहीं होता। आप प्लीज इस पे रोशनी डालें, but please go with your background and introduction first. जी. Thank you so much. I'm Dr. सर, मुझे आप होस्ट की परमिशंस दे दीजिए। Yeah, I hope I'm audible now. Sorry, I just got disconnected. Yes, sir, you are audible. Yes. Okay. So I am Dr. RTI RASHID MIR. I'm MBBS. I am MD in community medicine, and in addition to that, I am field epidemiology
trained from Center for Disease Control USA, and also done health research fundamentals from National Institute of Epidemiology. And currently, I'm also undergoing advanced field epidemiology program officer's course from Center for Disease Control CDC Atlanta. And I'm serving as surveillance medical officer for Kashmir Division and Ladakh UT for World Health Organization. Previously, I was registrar or senior resident in Department of Community Medicine, STEMS Medical College. And that's a brief introduction. That I have many research publications to my credit. You can just Google them and you can get most of the information related to the research. So ये मेरा brief introduction है, and I'm thankful for those kind words that you said. So basically जो misinformation है, basically जो सजाद साहब he wanted me to speak about he wanted me to talk about vaccines. So I suggested that we talk about something which is relevant and related to जो आप लोग करते हैं, that is spreading the right information. तो उस रिलेटेड मेरे को एक शहर याद आ गया है, बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा. So that is all that anybody who has access to social media. I think there is some technical issue. नेटवर्क इशू है इनका. Am I ठीक है, I think I'm on 5G, I believe. तो आज I was saying कि एक शायद मेरे को याद आया था कि बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा. तो I think anybody who has access to social media and may have right or access to information, but the information may not be right. बिल्कुल. Hello. With this, I want to begin, my talk today. कि जो health related information, it is not just related to vaccines. कोई भी health related information जो है, अगर correct है, factual है, source of information एक डॉक्टर साहब है, तो I think then we are good to go. और अगर एक well aware, well learned, एक qualified, educated patient है या client है, because I think जो private sector में है, it is more of a client relation है, तो वो अपने क्वेश्चंस पूछ सकता है, रेलेवेंट पूछ सकता है, बट आई डोंट थिंक कि दे आर सपोज टू एक्चुअली लीड द ट्रीटमेंट. वो लीड नहीं कर सकते हैं बिकॉज उनकी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है दैट इज नॉट साइंटिफिक. तो इसलिए ये जो एक इंफॉर्मेशन का जो एक एक्सप्लोजन हुआ है, बट उसने अपने साथ साथ एक मिस इंफॉर्मेशन भी लाया है. So that is what it is, and COVID is witnessed to the fact COVID has taught us कि जो misinformation है वो कैसे फैलती थी. And अगर आपको याद होगा कि COVID शुरू किन issue बन it started with that. तो लोगों जिनको symptoms थे उन्होंने hide किया, and that was the primary reason कि जो COVID है that could come to J&K. फिर उसके बाद नॉट जस्ट इन कश्मीर, ग्लोबली भी अगर हम देखेंगे कि कुछ प्रेसिडेंट्स ने बोला कि जो कोविड वैक्सीन देगा तो जो दैट पर्सन विल टर्न इनटू क्रोकोडाइल. अगर आप गूगल सर्च अभी भी करेंगे तो उस पे उसकी पिक्चर भी आती है, दोज हु विल टेक कोविड वैक्सीनेशन विल टर्न इनटू क्रोकोडाइल. बट जो एविडेंस बेस्ड लिटरेचर होता है, जो जिसमें आप जैसे अभी मैं आपको कोई बात करूंगा एंड यू हैव एवरी राइट टू आस्क डॉक्टर आपने ऐसी बात कही, डू यू हैव प्रूफ ऑफ दैट और डू यू हैव लिटरेचर टू सपोर्ट दैट. और किस टाइप का लिटरेचर है, वो साइंटिफिक है कि इट इज जस्ट फ्रॉम द मीडिया कि सिर्फ न्यूज एजेंसीज का है. तो ऑल दोज थिंग्स लेड टू अ लॉट ऑफ एंटी वैक्सीन लॉबी जिन्होंने उस मिसइंफॉर्मेशन को रन किया. एंड मैं अगेन एज आई एम सेइंग इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू वैक्सीन, इट इज रिलेटेड टू एनी अदर डिजीज. स्पेशली कश्मीर में अगर तुम सोचते अगर यू सी
कि अगर किसी को बहुत ज्यादा बुखार होगा तो हम बोलते हैं मिस्टर नाजर बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल, आप इसको कुछ करो। सिमिलरली देर आर एपिसोड जहाँ पे किसी को सीजर डिसऑर्डर है, मतलब किसी को बनाते मुर्गी हंस गए, तो उसको भी वी यूज mythological terms like jinn. So we treat it in a different way till the patient lands up in more complications. तो वो एक मिस इंफॉर्मेशन है। रिलेटेड टू वैक्सीन आई वुड से कि जो वैक्सीन की जो डेवलपमेंट्स हैं ओवर द ईयर्स डेवलप हुआ है, एंड जो इंडिया का जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई है लास्ट 10 ईयर्स में। आई थिंक अगर मैं बात करूं उस पर तो वी हैव वैक्सीन बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ यू, जैसे आपने पहले मेरे को एक सॉर्ट ऑफ गाइडलाइन दे दी, जो भी आप बोलेंगे तो आप कोशिश करना कि ये समझ के कि नॉन मेडिकल सुन रहे हैं, तो किन बीमारियों के अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन है। बचपन से ही हम जो हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन है जो बर्थ के टाइम पे ट्रांसमिट होती है। चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस के लिए हमारे पास वैक्सीनेशन है। जो पोलियो है, इवन दो अभी आपने देखा होगा 3 मार्च इतना बड़ा पोलियो कैंपेन चला, पल्स पोलियो चला, सबने पार्टिसिपेट किया, तो दैट वाज अगेंस्ट पोलियोमाइलाइटिस। वो बीमारी जो 2011 के बाद, आई ट्राई टू स्पीक लिटिल लाउडर, कि 2011 के बाद वो बीमारी हमारे कंट्री में नहीं है, और ग्लोबली भी सिर्फ जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर सिर्फ 2 कंट्रीज में प्रेवलेंट है। तो दैट इज रिजल्ट ऑफ वैक्सीनेशन। एक टाइम पे जस्ट ऐड ऑन टू इट कि 2000 नॉट 2000, आई थिंक 1980s में इंडिया वाज पोलियो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, एंड देन देयर वाज पल्स पोलियो, एंड नाउ 2011 के बाद कोई केस ही नहीं है, इरेडिकेटेड। 1978 में स्मॉल पॉक्स इरेडिकेटेड बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। और लेटेस्ट एग्जांपल जो है हमारी 2015 में, 2018-19 में गिवन आउट कि न्यूनेटल टेटनस, इतनी ड्रेडेड बीमारी मैं आपको बता नहीं सकता। एक बच्चा होता है जो साउंड से, हवा से उसको फिट्स आते हैं, दैट वो जो बीमारी है, जो टेटनस टॉक्साइड टीडी जो देते हैं आप, पहले टीटी होता था अब टीडी है, तो हम प्रेग्नेंट वुमन जो है हमारी जो सिस्टर्स होती हैं उनको ड्यूरिंग देयर एंटीनेटल पीरियड ही स्टार्ट करते हैं, तो वो बीमारी खत्म हो गई। सॉरी जो टू इंटरप्ट neonatal सर, tetanus। सर योर वॉइस इज नॉट फुली क्लियर, थोड़ी सी आपकी आवाज़ जो है ब्रेक हो रही है, माइक की दिक्कत है शायद, I think मैं आपकी एयरपोर्ट वॉइस मोड क्लियर में नहीं आ रही, यू आर नॉट प्रॉपरली ऑडिबल। इज इट ओके ना? यस सर, इट्स बेटर। बेटर है सर। ठीक है, तो आई वाज सेइंग लेटेस्ट जो है वो कोविड वैक्सीनेशन है, जो कोविड-19 के अगेंस्ट जो वैक्सीन आई, तो उससे हमने देखा कि पेंडेमिक का जो एंड गेम था, जो पेंडेमिक जो टेल ऑफ हो रहा था, तो उसमें कितना बड़ा फर्क था वैक्सीनेशन का। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, जो फर्स्ट वेव है उसमें अराउंड जो बेड ऑक्यूपेंसी है, मतलब जितने भी हमारे पास कोविड बेड थे, तो वो जो बेड ऑक्यूपेंसी थी हमारी वो 100% थी, यानी जितने भी हमारे पास बेड्स अवेलेबल थे वो 100% फुल थे विद कोविड पेशेंट्स ड्यूरिंग फर्स्ट वेव एंड ड्यूरिंग सेकेंड वेव। और बाय द मिड ऑफ सेकेंड वेव हमने अराउंड 30-40% वैक्सीनेशन की थी, और बाय द टाइम थर्ड वेव आई दिसंबर जनवरी 2022-23 में, तो हमने जो है 21-22 में, तो तब तक हमारी 100% वैक्सीनेशन थी, एंड जो हमारी बेड ऑक्यूपेंसी है वो कभी 5% से ज्यादा ऊपर गई ही नहीं, नॉट इवन 5%। तो दैट इज द एग्जाम्पल। और जस्ट क्विक पॉइंट, क्योंकि आपने वैसे पूछा था कि कौन कौन सी वैक्सीन जो है इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है, तो आई वुड वांट टू कमेंट ऑन दैट कि अभी एक जो कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डायरिया है, जो कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डायरिया है, तो वो रोटा वायरस है, एंड वी हैव अ वैक्सीन अगेंस्ट द रोटा वायरस। तो उस वैक्सीन को ही बोलते हैं हम रोटा वायरस वैक्सीन बोलते हैं। वो अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अवेलेबल इन गवर्नमेंट
इसी तरह जो कॉमनेस्ट कॉज ऑफ चाइल्डहुड मोर्टालिटी जो है वो है हमारी इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, वो करते हैं, एंड वी हैव अ वैक्सीन अगेंस्ट दैट। कंजुगेट न्यूमोकोकल वैक्सीन हमारे पास यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में अवेलेबल है। एंड यू वुड बी सरप्राइज कि जो प्राइवेट सेक्टर में जो वैक्सीन है, जो कंजुगेट न्यूमोकोकल वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर में है, दैट कॉस्ट एनीथिंग बिटवीन 4,000 से लेकर 6,000 आपको पर डोज मिलता है प्राइवेट सेक्टर में, एंड दैट इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। और हर जगह पे है, इवन अप टू सब सेंटर लेवल पे आपके पास वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है एट योर नियरेस्ट सब सेंटर ऑल्सो। इसी तरह मीजल फालज जो फालज के अगेंस्ट वैक्सीन है, कुछ 1700 1800 ऐसे करके प्राइवेट सेक्टर में है, अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और इसी तरह एक पेंटावेलेंट वैक्सीन आता है, 3500 रुपए मार्केट में है, फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट सेंटर्स में मिलता है। दैट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट 5 डिजीजेस: डिप्थीरिया, परटूसिस, नियोनेटल टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ये कुछ वैक्सीन हैं जो हमारे पास यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत हमारे गवर्नमेंट सेंटर्स में अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। वी आर ऑल्सो विटनेस की मिस इन्फॉर्मेशन जो है, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत थी कोविड के टाइम में, एंड आई कैन से फॉर श्योर कि अभी भी कुछ लोग हैं, आई कैन नॉट से 10% तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 5%, 10%, अप टू 10% तो लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं की है। मेरी नज़र में भी बहुत है। बट मैन थिंग वाज कि मिस इन्फॉर्मेशन था कि से फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा बताता है कि कोविड से कुछ नहीं होगा, अगर ये वैक्सीन लेंगे तो इससे ये वाली चीज होगी, इससे कई लोग ये बोलते थे कि इससे इनफर्टिलिटी हो जाती है। दिस वाज आल्सो वन ऑफ द। तो क्या बोलना चाहेंगे आप इसके बारे में कि अगर कोविड वैक्सीन किसी ने ना लिया हो, नाउ दैट इज द अनदर पार्ट, अगर ना लिया हो व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड? देखिए, मैं आई थिंक यू पुट दिस क्वेश्चन राइटली। आई थिंक आपने मेरे को बोला था कि ज्यादा लोगों को नहीं पता, बट आई थिंक यू हैव डन योर होमवर्क वेल। एग्जैक्टली दिस वाज द मिस इन्फॉर्मेशन कि जो कोविड वैक्सीन लेगा तो उसको कोविड वैक्सीन से क्या होता है कि इट इज लीडिंग टू इनफर्टिलिटी। दैट वाज द मिस इन्फॉर्मेशन। इनफर्टिलिटी अमंग मेल्स, impotency among males, infertility among females. This was the misinformation. But ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द पेंडेमिक हमने देखा कि देयर वाज अ टाइम कि जब जो गायनिकोलॉजिस्ट थे और फिजिशियंस थे, दे रेकमेंडेड वैक्सीन अमंग प्रेग्नेंट वुमेन, और वो डोजेस भी दिए, एंड दे हैव डिलीवर्ड एंड दे आर एब्सोल्युटली फाइन, बेबी को कोई नहीं। तो दिस इज वन। सेकंड पार्ट आपने मेरे से पूछा कि अब जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, व्हाट अबाउट देम? ऑन अ लाइटर नोट, आई एम जस्ट टेलिंग ऑन अ लाइटर नोट, पहले तो उनको ट्रैवल प्रॉब्लम हो रहा है कि a lot of people, those who want to go for Hajj, those who want to go for Umrah, those who want to go abroad for their education, those who are traveling to US, Europe, Australia, वहां पे आपके लिए मैंडेटरी है कि यू हैव अ कोविड सर्टिफिकेट। और जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है और सर्टिफिकेट भी ऑब्वियसली नहीं होगा, तो दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट कि उनके वीजा रिजेक्ट हो रहे हैं, वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। हज हज लास्ट ईयर बहुत सारे लोग नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। और सिमिलरली स्टूडेंट्स आर फेसिंग इश्यूज। तो ये तो ऑन अ लाइटर नोट बोल रहा हूँ कि मैं जो जो कोलैटरल डैमेजेस हैं ऑफ नॉट गेटिंग वैक्सीनेटेड, बट मेडिकली स्पीकिंग जिन्होंने नहीं लिया है तो दे आर स्टिल वनरेबल टू द कोविड, बिकॉज कोविड जो है इट हैज नॉट गॉन, इट हैज जस्ट टर्न इनटू एंडेमिक। वो पैंडेमिक से एपिडेमिक से एक एंडेमिक हो गया है कि मतलब उसकी जो प्रेजेंस है एक नॉर्मल बीमारी की तरह आ गई है। तो जो वैक्सीनेटेड हैं, अगर वो गॉड फॉरबिड, क्योंकि आपको पता है आप वर्ल्ड इज नाउ अ विलेज। अब आज डिनर आप यूएस में करते हैं, ब्रेकफास्ट आप फिर यूरोप में करते हैं, एंड शाम को आप नेक्स्ट डे घर पहुंच जाते हैं श्रीनगर एंड यूर और इन एनी पार्ट ऑफ आवर वैली और इन जम्मू। तो अब जो इफेक्ट्स हैं ग्लोबल पेंडेमिक के और एनी अदर डिजीज आउटब्रेक के, वो उसके लिए आप वनरेबल हैं। और अगर किसी भी कंट्री में इसकी सर्ज हो जाती है, जैसे अभी आई थिंक कपल ऑफ मंथ्स बैक
I believe not couple of months back, January में there was surge in Kerala. तो एक वो थ्रेट सा था कि कहीं ये फिर से वापस ना आ जाए, बट दो जो वैक्सीनेटेड है, वी आर नॉट सेइंग कि जो जो वैक्सीनेटेड है उनको कोविड नहीं होगा, बट श्योरली जिनको जो वैक्सीनेटेड थे तो उनको सिवियरिटी ऑफ इलनेस बिल्कुल कम थी। एज आई सेड कि जो वैक्सीनेटेड थे उनमें बेड ऑक्यूपेंसी लेस देन 5% था, और जो एडमिटेड थे विदाउट वैक्सीन तो उनमें ऑलमोस्ट 100% बेड ऑक्यूपेंसी थी। तो आई थिंक दैट इटसेल्फ स्पीक्स। तो दो दो चीजें, दो जो वैक्सीनेटेड नहीं है दे आर स्टिल वनरेबल, कि उनको कोविड गॉड फॉरबिड हो सकता है और सीवियर कोविड हो सकता है। और दूसरे जो मैंने आपको डैमेजेस बोले कि उनके लिए ट्रैवल ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, इवन दोज फॉर प्लानिंग टू गो फॉर हज और उम्रा और स्टडीज अब्रॉड और मेडिकल रीजन। अच्छा, बच्चों के रिलेटेड जो है, बच्चे जो है उनके लिए जो अभी वैक्सीन है, मतलब कौन कौन सी वैक्सीनेशन जरूरी है, और क्या शेड्यूल रहता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनके लिए, थोड़ा सा उस पे आप रोशनी डालें, ताकि यहाँ पे पेरेंट्स भी बहुत सारे हैं, सो दे वुड गेट टू नो अबाउट इट। डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली, जो जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का जो शेड्यूल है, मैं बिफोर आई से अबाउट द शेड्यूल, आपने बताया बहुत सारे पेरेंट्स हैं, और आई थिंक हमारे बीच कोई ऐसा नहीं होगा जिसके घर में या नेबरहुड में या फ्रेंड्स में कोई बच्चा ना हो। तो दिस इंफॉर्मेशन आई आई वांट टू शेयर कि जो भी बच्चा पैदा होता है वो एक ऐप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसको हम यूविन बोलते हैं। तो वो बच्चा जो है वो यूविन पे रजिस्टर हो जाता है, और रजिस्टर्ड ऑन किसी के फोन नंबर पे और आधार पे। और उसके बाद जब भी ही इज ड्यू फॉर वैक्सीनेशन, उसके पेरेंट्स को मैसेज आती है, और जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो डिजिटली मिल जाती है, जस्ट लाइक कोविड के टाइम पे जो था। तो बर्थ बर्थ पे ही पहले वैक्सीन मिलते हैं, हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज मिलता है, ओपीवी मिलता है जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, और these are the known birth dose और हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट ये बर्थ डोज ही मिलते हैं, और बीसीजी मिलता है जो अगेंस्ट चाइल्डहुड टीबी है। फिर 6 वीक्स, 10 वीक्स और 14 वीक्स पे उसका नेक्स्ट शेड्यूल होता है, उसमें उसको पेंटावेलेंट मिलता है, जो मैंने बोला, अगेंस्ट 5 डिजीजेस, डिप्थीरिया, परटूसिस, नियोनेटल टेटस, प्लस इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस बी। और उनके अलावा उसको रोटा वायरस, जो मैंने आपको बोला कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डायरिया इन द वर्ल्ड, और कंजुगेट न्यूमोकोकल वैक्सीन मिलता है, जो निमोनिया, कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया है ग्लोबली बच्चों में भी, ये उसको मिलते हैं। और इनएक्टिवेटेड पोलियो का एक डोज मिलता है 6 वीक, 14 वीक और 9 मंथ में। और उसके अलावा जो मीजल्स और रुबेला है जो हाईली इन्फेक्शियस है, उसके अगेंस्ट 9 मंथ्स और 16 to 24 मंथ्स में दे देते हैं। एंड देन देयर आर बूस्टर डोजेस एट 5 years, 10 years and 16 years। तो दिस इज मोस्टली। एंड मैं आपको एक और चीज बताऊं कि अगर यही वैक्सीनेशन अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में करते हैं, यही वैक्सीन आप लेते हैं, इसी कंपनी की, इसी ब्रांड की अगर आप लेते हैं, तो ऑन एन एवरेज आपको 35,000 से लेकर 40,000 का खर्चा आएगा फॉर योर चाइल्ड फुल इम्यूनाइजेशन और कंप्लीट इम्यूनाइजेशन। और यही जो है हमारे हर गवर्नमेंट फैसिलिटी में अप टू सब सेंटर लेवल, क्योंकि सब सेंटर में सेशन प्लान करके होते हैं, ऑन एन एवरेज एक महीने में एक सेशन हो ही जाता है डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन। तो ये सारे वैक्सीन जो है वो आपके डोर स्टेप्स पे हैं। और जो जो वैक्सीन देने वाला है, जो एएनएम है, जो एक लोकल हमारी वेटरनरी नर्स मिडवाइफ होती है, वो वेल ट्रेन्ड होती है, कुछ नहीं तो कम से कम 5-6 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम होता है। और जो आशा है वो उनको, बच्चों को मोबिलाइज करती है, उनको इन्फॉर्म करती है कब वैक्सीनेशन है नियर बाय। और जैसे मैंने आपको बोला, अब यूविन की वजह से उनको डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिसका एक और यूज है कि जब आपको बच्चों को एडमिशन चाहिए होता है तो सी नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द स्कूल, उसमें इट इज मैंडेटरी टू ब्रिंग योर वैक्सीनेशन कार्ड। तो अब डिजिटल हो रहा है, तो डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, एंड प्लस वो रिमाइंडर्स भी दे रहे हैं कि कब ड्यू है। सो दैट इज अबाउट चाइल्डहुड वैक्सीन। Thank you, sir. Sir, we have a question in the chat box. It's not a question. It's basically there's a rumor that vaccination जो है इससे कैंसर भी होता है. So what would you say about it? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। Just एक रूमर है information और कोई? कैंसर, इट इज मिस इन्फॉर्मेशन है, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि जो लिटरेचर है दैट इज देयर, ग्लोबली वैक्सीन दे रहे हैं,
It's not just कि हमारी कंट्री में दे रहे हैं, globally vaccine is available and there is in fact talk of vaccine for cancer, मतलब under development. और अभी जो कुछ कुछ डेवलपमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में तो नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल है वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए, वैक्सीन अगेंस्ट टाइफाइड, वैक्सीन अगेंस्ट कॉलेरा, अभी मलेरिया के अगेंस्ट वैक्सीन आया है जो अफ्रीका में यूज है और इट इज सेविंग लाइफ. तो मिस इन्फॉर्मेशन है, कोई कोई रियलिटी नहीं. Karar Saab, if you have questions, you can ask. You unmute कीजिए आप. Okay, am I audible now? Yes, yes. All right. First of all, I'm highly thankful to Dr. Saab for giving such a wonderful information to everyone. And I do have one question to Dr. Saab, that there is one more apprehension that we have. It is said that there are some more waves of COVID-19 that are on the way. Is it true, sir? Or is it we have to believe that COVID is over, there's no threat now, or we should be careful, like it could come again, it could emerge again, like the deadly it was before? So what do you have to say about it, sir? I think it's a very intellectual. I Very think he was intellectual disconnected. question. I think we जो I'm back. Okay. Akib Saab, So I think it's a very intellectual question. Yes, sir. कोई इशू है आकिब साहब? टेक्निकल इशू है I कोई? think No, sir. इनका कनेक्शन लॉस्ट हो गया था. They are back. क्वेश्चन है और बहुत इस पे डिस्कशन होता है, अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स होता है. अभी आई थिंक एक बुक आई है, हाउ प्रिपेयर्ड आर वी फॉर नेक्स्ट पेंडेमिक. तो जो नेक्स्ट पेंडेमिक है प्रोबेबली इनएविटेबल है, मे बी लेटर देन सूनर, और मे बी नॉट कोविड-19, सम अदर वायरस, सम अदर फॉर्म. तो जो पैंडेमिक है वो प्रिडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है विद करंट डेटा दैट इज अवेलेबल. बट एक चीज ये है कि वी हैव इम्यून ग्लोबल कम्युनिटी, मतलब जो जिन्होंने वैक्सीन लिया है तो उनमें इम्यूनिटी ऑलरेडी है. तो प्रोबेबली कोविड वैक्सीन हैज इज सेविंग लाइव्स एंड विल सेव लाइव्स. एंड अगर इफ एट ऑल देयर इज अ रिसर्जेंस, इट विल नॉट बी एज डेडली एज इट वाज अनटिल एंड अनलेस जो ये वायरस जो है ये म्यूटेट कर जाए इनटू सम अदर फॉर्म. बिकॉज हमने देखा कि ओमिक्रॉन था, इट वाज नॉट एज सीवियर as the previous one, the delta ones. So that is it. But that's not related to just COVID-19 या corona viruses. There are other group of viruses जो humans को infect कर सकते हैं, and probably के उसमें चैट बॉक्स में प्लीज पुट लाइट ऑन द रैबीज वैक्सीन. I think with your permission, I think I'll answer that. Should I take that question? यस प्लीज. अदनान वली Yes, yes. साहब पूछ रहे हैं कि प्लीज पुट लाइट ऑन द रैबीज वैक्सीन. जी अदनान साहब, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं. तो मैं आपको पहले बताऊं कि जो रेबीज है इट इज 100% फेटल. नो टू ओपिनियंस अबाउट इट. जिसको रेबीज हो जाएगा देयर इज 100% फेटालिटी, विल नॉट बी सेव्ड. इट्स हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको बोलते हैं कि इट्स अ वायरस, बुलेट शेप्ड वायरस दैट नेवर फेल्स, दैट नेवर मिसेस इट्स किल. तो जब भी फायर होता है तो मारता ही मारता है. अगर किसी को डॉग बाइट है और उसको रेबीज हो गया तो उसका बचना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, प्रोवाइडेड वो वैक्सीन ले ले. और जो फॉर्चुनेटली हमारे पास नेशनल प्रोग्राम है फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेबीज बाय 20 ह्यूमन रेबीज फ्रॉम डॉग बाइट केसेस बाय 2030. और सरप्राइजिंगली आई थिंक बहुत सारों को नहीं पता कि वी हैव
vaccines for rabies available at all district hospitals, sub-district hospitals. रेबीज भी अवेलेबल है, रेबीज एंटी रेबीज वैक्सीन भी अवेलेबल है और इम्यूनोग्लोबुलिन भी अवेलेबल है. और इन एडिशन टू दैट आई वुड लाइक टू आंसर कि आप प्री प्रोफिलैक्सिस डोज भी ले सकते हैं उसके. तो अगर जैसे अभी आप मॉर्निंग में मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं और उस टाइम पे आपको पता है कि आप अकेले होते हैं और डॉग मैनेज तो आपको पता ही है डे बाय डे राइज हो रहा है, तो आप ले सकते हैं प्रोफिलैक्टिक डोज. 3 डोजेज उसमें लेने हैं आपको ऑन फर्स्ट डे, थर्ड डे एंड 21st डे. Pardon me if I am not telling the days correct, but उनके पास वो एक शेड्यूल होता है एंड दे विल टेल यू कि सिर्फ 3 डोजेज लेने होते हैं, प्री प्रोफिलैक्सिस, इंट्राडर्मल. और उसके बाद अगर आपको डॉग बाइट हो जाता है तो आपको बस सिर्फ वैक्सीन लेनी है, आपको इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं लेना है. और जो इम्यूनोग्लोबुलिन है कैटेगरी 3 के लिए, मतलब अगर किसी को खून आता है डॉग बाइट से, तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन जो ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन है दैट कॉस्ट अराउंड 25 to 30,000 रुपीज. तो लेकिन अगर आपने प्री प्रोफिलैक्सिस लिया होगा तो आप सेफ भी हैं, वैक्सीनेटेड भी हैं और आपको इम्यूनोग्लोबुलिन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. और दूसरा है पोस्ट एक्सपोजर, कि अगर किसी को डॉग ने बाइट किया तो वो इमीडिएटली उसको वॉश कर सकता है सोप से, जो रूटीन सोप है. 10 मिनट तक, 15 मिनट तक उसको वॉश करना है, वुंड वॉश करना है और उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचना है और वहां पे वो उसको पोस्ट एक्सपोजर, मतलब एक्सपोजर तो ऑलरेडी हो गया, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, पोस्ट एक्सपोजर डोजेज देंगे उसको. वो 4 डोजेज अगेन वो है 0, 3, 7, 21 या 0, 3, 21, 28 ऐसे करके डोजेज है उसकी इंट्राडर्मल. एंड आई थिंक इट इज रिकमेंडेड, आई थिंक जो करंट डॉग मैनेज है उसमें रिकमेंडेड है, प्री प्रोफिलैक्सिस भी ले सकते हैं और अगर डॉग बाइट हुआ तो उसके बाद भी जो वैक्सीन है लेना चाहिए. बिकॉज गॉड फॉरबिड अगर उस डॉग को रेबीज था और उसने किसी को बाइट किया तो विदाउट वैक्सीनेशन 100% मोर्टेलिटी. एक क्वेश्चन आया मुझे यहाँ पे कि जो मीजल्स है, मीजल्स के लिए वैक्सीन लेना जरूरी है या ये सेल्फ मतलब इम्यूनिटी जनरेट होती है एक इंसान में? आई थिंक दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन बट आई विल रीफ्रेम इट. अगर किसी को, क्वेश्चन इज गुड बट मैं थोड़ा सा इसको रिफ्रेम करूंगा कि अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लिया तो उसको मीजल्स हो गया, तो अगर वो उस इन्फेक्शन के बाद ठीक हो जाता है तो उसको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाएगी. बट द क्वेश्चन इज कि जो कोर्स ऑफ इलनेस है वो कैसा रहेगा. अब फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मैंने मीजल्स वैक्सीन नहीं लिया है, अब मेरे को मीजल्स हो गया, तो इट इज नॉट लाइक कि मैं 4 दिन के बाद ठीक हो जाऊंगा. देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि जो मीजल्स की कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, निमोनिया, डायरिया, एनकेफेलाइटिस, ये कॉम्प्लिकेशंस हैं. आई थिंक कोविड ने तो हमें इतना सिखाई दिया कि अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस हो गई तो फिर ट्रीटमेंट नॉर्मल नहीं रहता. तो अगर मैंने वैक्सीन लिया है तो मेरे को इम्यूनिटी मिलेगी, आई विल नॉट कैच. अगर 2 डोजेस मैंने लिए हैं 95% चांसेस है कि मेरे को मीजल्स नहीं होगा. बट अगर मैंने मीजल्स का वैक्सीन नहीं लिया है, अगर मैं ठीक हो गया तो मेरे को लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी तो मिल जाएगी, लेकिन जो कोर्स ऑफ द इलनेस है वो कैसे होगी, दैट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड. अगर गॉड फॉरबिड मेरे को निमोनिया हो गया और एनकेफेलाइटिस हो गया तो आई विल नॉट बी एडमिटेड बिकॉज ऑफ मीजल्स, आई विल बी एडमिटेड बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मीजल्स. जो एनकेफेलाइटिस है, गॉड फॉरबिड निमोनिया है, तो फिर उसमें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, एनकेफेलाइटिस में बाकी चीजों की जरूरत पड़ती है. सो दैट इज द आंसर ऑफ इट. ओके, आई थिंक मतलब बड़ी एज में, हमारी एज में शेख मकबूल साहब कुछ पूछना चाहेंगे. शेख मकबूल साहब, he has raised his hand. Hello, am I audible? Yes, yes. Thank you, Dr. Saab, for this informative session. As I am the environment sensitive person, let me talk regarding the environment. जहाँ तक ये वैक्सीन के जितने भी डिजीजेस है, ये इन्वायरमेंट के साथ मतलब इनका कितना ज़्यादा कंसर्न रहता है और हमें इन्वायरमेंटली कितना सेंसिटिव और कितना अवेयर रहना चाहिए, ताकि मतलब ये जो हमारे पास अब मुख्तलिफ ये चाहे पेंडेमिक जैसा हमने देखा, कोविड जैसा, ये इन्वायरमेंट से कितना रिलेट करता है और हमें कितना, हमारा जो स्टेट है इन्वायरमेंट रिलेटेड काफ़ी अनसेंसिटिव है. तो इसके लिए आपका क्या मशवरा रहेगा एज मेडिकल प्रोफेशन में भी, आपका भी मतलब कितना हक बनता है कि ये आम लोगों को ये इन्वायरमेंटली मतलब ये अवेयर करना.
I think I'm also environmental sensitive person, बिल्कुल आपकी तरह। डॉक्टर साहब फिर से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। डॉक्टर साहब फिर से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं आई गेस। हाँ शायद डिस्कनेक्ट हुआ है। कोई बात नहीं, वो फिर से होंगे तब तक कनेक्ट। अभी तक चूंकि सॉरी मैंने लेट थोड़ा ज्वाइन किया, तो वैक्सीन के बारे में बात चल रही थी। तो क्योंकि आपने लाइव सेशन जो किया है शायद उर्दू में ही किया है ताकि सबको समझ में आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जानना चाहेंगे कि इन्होंने क्या मतलब जो पोलियो पल्स पोलियो जो होता है वैक्सीन, उस रिगार्डिंग कुछ फरमाया, उसके बारे में कुछ डिस्कशन हुई, या हेपेटाइटिस के बारे में, हेपेटाइटिस जो है क्या उसके बारे में अभी तक हुआ या अभी कुछ नहीं? हेपेटाइटिस के बारे में बात नहीं हुई। पोलियो के थोड़ी सी वैक्सीनेशन के बारे में उन्होंने बात की। सजाद साहब तब तक हमें पोलियो के बारे में बता सकते हैं। सर वैक्सीन्स के रिलेटेड आई थिंक एक और मिसकंसेप्शन ये भी है कि लोग सोचते हैं कि अगर हम एक बार रिकवर कर लिए फॉर एग्जांपल कोविड से इन पर्टिकुलर, तो उसके बाद जो है वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो बात किस हद तक सही है? हाँ ये हमें डॉक्टर साहब ही बताएंगे। यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर हम सब डॉक्टर आकिब रशीद भी है। और हमारे इरफान साहब क्या इस बारे में ये एक मिनट सर आए सर। I'm sorry, मेरा फोन ही एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं बंद हो गया था। कोई इशू नहीं है सर। आकिब साहब आप प्लीज क्वेश्चन फिर से पूछें जो नहीं क्वेश्चन। मैं आई रिमेम्बर द क्वेश्चन। आई थिंक वो पिछला वाला जो एनवायरनमेंट वाला क्वेश्चन है साजिद साहब का, आई थिंक आई हैव Yes. नॉट आंसर्ड दैट। तो बिकॉज आई जस्ट स्टार्टेड टू आंसर दैट कि देखिए जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज होती है, तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज इज, जस्ट थोड़ा सा आपको मैं समझाऊं कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज क्या होता है, कि इट इज फ्रॉम द टाइम ऑफ माय इन्फेक्शन, माय क्लिनिकल सिम्टम्स टिल द आउटकम। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आउटकम सिर्फ तीन हो सकते, या तो मैं रिकवर कर जाऊंगा, या तो मैं रिकवर कर जाऊंगा विद सम मॉर्बिडिटी, मतलब कुछ डिसेबिलिटी हो जाएगी, या तो गॉड फॉरबिड डेथ होगी। तीन ही आउटकम हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनी डिजीज है, कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीज, एक कम्युनिकेबल है, एक नॉन कम्युनिकेबल। अब जो नॉन कम्युनिकेबल, उसमें भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स से रिलेटेड है, और जो कम्युनिकेबल डिजीज है उसमें भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स से रिलेटेड। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। लेट्स टेक कॉलरा। अब कॉलरा क्या होता है, इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इट्स फीको ओरल रूट। अब मैं बाहर गया, मैंने क्रिकेट खेला, मैंने बॉल पकड़ी, वो जो बॉल है वो जो विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया जो था उससे इन्फेक्टेड था। मैं घर वापस आया, मेरे को बहुत लगी थी, तो मैंने खाना खाना स्टार्ट किया। आई डिड नॉट वॉश माई हैंड। तो जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो फीको ओरल रूट है, एनवायरमेंट रिलेटेड। दिस इज वन एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंट। अब उसमें क्या है कि फॉर एवरीथिंग वी कैन नॉट ब्लेम नॉट मैकेनिज्म इन प्लेस। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो एनवायरमेंट के रिलेटेड है उसमें इट इज रिलेटेड टू प्रिवेंटिव मेजर्स जो है, वो मोस्टली रिलेटेड टू पर्सनल हाइजीन, अबाउट 80-85%। कुछ 10% 15% वो है जो ड्यू टू नॉट प्रॉपर सप्लाइड वाटर। दूसरा एग्जांपल इज द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। लेट्स टेक कैंसर फॉर एग्जांपल। अब कैंसर में क्या है कि उसके भी कुछ हमारे पास एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कैंसर है, लेट्स से कैंसर ऑफ ब्लैडर फॉर एग्जांपल, वो उन वर्कर्स में कॉमन है जो डाई के साथ काम करते हैं, डाइज के साथ। तो अब जो उनका एनवायरमेंट है दैट इज एक्सपोजर टू डाइज, तो उनमें ये कॉमन है। बट द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कि अगर गॉड फॉरबिड मेरे को कॉलरा हो गया, फिर उसके बाद जो मेरे ओरल जो मेरे बॉडी फ्लूइड के साथ जो भी कांटेक्ट में आएगा उसको वो इन्फेक्शन होता रहेगा। वेयर एज गॉड फॉरबिड जिसको ब्लैडर कैंसर हो गया, वो किसी के भी कांटेक्ट में आए उनको वो कैंसर ट्रांसमिट नहीं हो गया। लेकिन जो उस एनवायरनमेंट में है
they are at high risk. Again, एक और example है smoking. अब smoking is also example of an environment. अब जिस environment में हूँ जहाँ risk है कि मैं smoke करूँ, so I will keep on smoking, I'll keep on smoking. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो smoke नहीं करते हैं तो उनको कैंसर ही नहीं होगा, but it is the percentage. आप कि क्या चांसेस है मेरे कि अगर मैं स्मोक करता हूँ मेरे को कैंसर हो जाए, और क्या चांसेस है मेरे कि अगर मैं स्मोक नहीं करता हूँ तो मेरे को कैंसर हो जाए. तो गॉड फॉरबिड इट इज ऑल दोस. सो दैट इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट. यस, both communicable non-communicable disease are related to environment, and उनकी जो प्रिवेंशन है, आई थिंक राइट फ्रॉम मेडिकल स्टूडेंट डेज हम प्रिवेंटिव मेजर्स पढ़ाते हैं स्कूल्स में. हैंड वॉशिंग, बाकी चीजें, पर्सनल हाइजीन वो बताते हैं कि जैसे आपने शुरू में ही बोला, आई लाइक कि आपने बोला था कि आपका काम भी है नॉलेज और इंफॉर्मेशन देना. आई वुड से इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन. कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, probably because of the IT we know it, जो हम एजुकेट करते हैं बच्चों को या बड़ों को या वनरेबल ग्रुप को, तो वो हम उनको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं. बट आई थिंक जो गैप है दैट इज एट द कम्युनिकेशन. व्हाट इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट वी यूज. अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे मैं देखता हूँ कि ट्विटर पे बहुत सारे लोग सलाह देते हैं कि आप ये कीजिए, बट हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली यूज ट्विटर. कितने बच्चे एक्टिव ट्विटर पे हैं जिनको एक्सेस है, जिनको बोलना है कि जब आप क्रिकेट खेल के आते हैं, फुटबॉल खेल के आते हैं, बाहर बच्चों के साथ खेल के आते हैं, वापस आके हैंड वॉश कीजिए 30 सेकेंड्स. जितनी देर आप एक राइम गाते हैं या गाना गाते हैं उतनी देर आप हैंड वॉश करते रहिए. तो वी नो द इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हैंड वॉश करना है, एजुकेट भी कर रहे हैं हम बच्चों को, बट प्रॉब्लली जो कम्युनिकेशन का जरिया है वो शायद ठीक नहीं है. सो दैट इज अगेन लो हैंगिंग फ्रूट है जिस पे अगर ट्राई करें तो ज्यादा मेहनत के बगैर ही आई थिंक वो रिजल्ट आ जाएंगे. आई थिंक दिस इज अ गैप कि कैसे कम्युनिकेट करना है, बच्चों को कैसे बोलना है. आई डोंट थिंक इस पे ज्यादा फोकस हो रहा है कि बच्चों को इस तरह से बताया जाए कि व्हाट शुड यू डू आफ्टर प्लेइंग. और इवन मतलब हमें तो ये है कि जब खाना खाते हैं तब हम हाथ धोते हैं. दिस हैज अब कोविड से, जब से कोविड का ये आ गया तब से शायद हैंड वॉशिंग शुरू हो गई इतनी ज्यादा. अदरवाइज देयर इज अ ह्यूज गैप. आकिब साहब, आप अपना ये जो क्वेश्चन है प्लीज आप. Yes, Dr. Saab, basically I have two questions, and first one is about this misconception that COVID vaccines जो है वो पूरी तरह से पहले टेस्ट नहीं किए गए थे उनके अप्रूवल से पहले. वो किस हद तक सही है वो आप बताएं. और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि एक 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 अंडरस्टैंडिंग है इस बात की कि कोविड-19 जो है, एक बार जब किसी को कोविड-19 होता है एंड ही रिकवर्स, देन उसको कोविड वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है. हाउ फार अलोंग इज दैट ट्रू? आई थिंक अगेन जितने भी क्वेश्चन हैं दे हैव ऑल बीन गुड एंड राइटली कि जिसके बारे में इंफॉर्मेशन एक्चुअली देनी चाहिए. तो आगे साहब मैं आपको ये बताऊं कि जो ये पहला क्वेश्चन था कि कोविड वैक्सीनेशन जो है वो जल्दी में बना, आई थिंक दैट इज व्हाट आपका क्वेश्चन था. देखिए मैं आपको बताता हूँ कि वो नहीं, स्पेशल ओकेजन्स के लिए आपको स्पेशल इम्प्रोवाइजेशन करनी थी. तो पार्ट 1. दूसरा कि जो वैक्सीन टेक्नोलॉजी है, वैक्सीन डेवलपमेंट की, वो ओवर द इयर्स काफी डेवलप हो गई है. ओवर द इयर्स फॉर एग्जांपल जब स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बना तो उसको 8-9-10 साल भी लगे बनाने के. बट सिंस द टाइम की बायोटेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि वैक्सीन्स कैन बी मेड एंड टेस्टेड कम टाइम पे. बट उस टाइम पे जब जब जो एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन बना या फाइजर का वैक्सीन बना, दे वर अप्रूव्ड फॉर इमरजेंसी यूज. सिचुएशन वैसा था कि अगर कोविड कंट्रोल में नहीं आता तो अ लॉट ऑफ पीपल वुड हैव डाइड. तो दे वर अप्रूव्ड फॉर इमरजेंसी यूज आफ्टर प्रायर टेस्टिंग. प्रॉपर टेस्टिंग के बाद जो डेटा उन्होंने शेयर किया उसको इमरजेंसी यूज के लिए गया. और उस इमरजेंसी यूज को फॉर एग्जांपल सिर्फ कोविड सिचुएशन के लिए अलाउ किया गया. और जितना जितना डेटा क्लियर होता गया तो उतना उतना उसको अप्रूवल मिलता गया. जस्ट एक पॉइंट मैं और ऐड करूंगा कि जब भी वैक्सीन कोई लॉन्च होता है, जस्ट लाइक एनी अदर बायोलॉजिकल,
ह्यूमंस में कैसे बिहेव करेगा वो लेबोरेटरी में आप बता सकते हैं, प्रायर टेस्टिंग में बता सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल 25 करोड़ लोगों को जब वैक्सीन लगेगी तब तब कैसा होगा वो तो तभी पता लगेगा जब 25 करोड़ लोग वैक्सीन लेंगे। तो उसके लिए भी हमारे पास एक मैकेनिज्म इन प्लेस है जिसको हम AEFI सर्वेलेंस बोलते हैं, दैट इज एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन सर्वेलेंस। दैट इज लाइक जो अगर कॉमन टर्मिनोलॉजी में देखते हैं तो पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस, कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको इतने सारे वैक्सीन की बात की, जो जो वैक्सीन 2014 से चल रहे हैं या 2019 से चल रहे हैं, लेकिन स्टिल उनको हम ट्रैक करते हैं कि कुछ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहा है उसकी वजह से। तो अगर कोई बच्चा है या बड़ा भी है उसको वैक्सीनेशन के बाद कोई वो प्रॉब्लम फेस करता है और वो बोलता है शायद मुझे ये वैक्सीन से हुआ है, तो इमीडिएटली हम उसको ले लेते हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, टेस्ट होते हैं, उनके सैंपल जाते हैं, एंड देन इट इज सेट कि नहीं नहीं इट इज नॉट ड्यू टू वैक्सीनेशन, इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंटल इवेंट। अगेन जस्ट टू एलाबोरेट, एक्चुअली मैंने टाइम सिर्फ 8:30 तक दिया था, बट बिकॉज क्वेश्चन वर सो इंटरेस्टिंग आई जस्ट एक्सटेंडेड इट। अब फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, अब वैक्सीन ली, ठीक है, लेकिन जो मेरा वजन है, फॉर एग्जांपल मेरा वजन, मेरी हाइट है 5 फीट, मेरा वजन है 110 केजी, मेरा कोलेस्ट्रॉल है 600, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है मेरा, सिगरेट में दिन में 5 पैक पीता हूँ, स्ट्रेस में रहता हूँ, 4-5 घंटे से ज्यादा मेरे को नींद नहीं आती है, ये मेरा लाइफ स्टाइल है। अब ये जो मैंने आपको चीजें बोली, यू बीइंग अ लेमैन, आपको क्या लगता है कि मेरे हार्ट अटैक होने के कितने परसेंट चांसेस है? ऑब्वियसली इंक्रीज बहुत ज्यादा चांसेस। इंक्रीज चांसेस है। अब मैंने क्या किया, मैं गया वैक्सीन लेने, वैक्सीन लेके मैं घर गया, 3 दिन के बाद मेरे को हार्ट अटैक होता है, तो मेरी फैमिली चिल्लाती है कि जी ये बिल्कुल ठीक था, तो इसने जी वैक्सीन लिया तो इसको हार्ट अटैक हो गया, ये वैक्सीन की वजह से हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा कि वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक नहीं हुआ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये भी होता है तो इसको हम AEFI में लेते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं, और उसमें हम अक्सर पाते हैं कि ये को इंसिडेंटल इवेंट है। को इंसिडेंटल इवेंट का मतलब होता है कि ये इवेंट वैसे भी हो जाता है, बट बिकॉज इसने वैक्सीन लिया था तो इसलिए हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। प्रॉब्ली अगर इसने वैक्सीन नहीं लिया होता तो ये शायद कोई इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर रहा होता है। तो दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट कि जो जो वैक्सीन था इमरजेंसी यूज कोविड का मिला था, और फिर ओनली आफ्टर प्रॉपर डेटा इसको कंटिन्यूएशन मिला। अब 2020 के आई थिंक 20 में वी स्टार्टेड, जनवरी 2021 आई थिंक वी स्टार्टेड for healthcare workers. So now we are in 2024. So I think we have not seen any significant, disease burden associated with vaccination. तो दूसरा क्वेश्चन था ना, कोई द सेकंड कोई पार्ट टाइम। सफर करता है कोविड-19 से, फिर रिकवर हो जाता है एंड हाँ देन जी ही थिंक्स कि उसको जो है वैक्सीनेशन की दोबारा से जरूरत नहीं पड़ सकती। जी, ट्रू ट्रू। मैं इट्स अ गुड क्वेश्चन। देखिए जी, जब नेचुरल इम्यूनिटी है, हाउ लॉन्ग दैट विल लास्ट डिपेंड कि उसको सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन कितना था, ऑर्गेनिज्म जो जो जीनोम था वो कौन सा था, उसने कितनी देर उसको इम्यूनिटी रखनी है, वो नेचुरल प्रोसेस है। नो डाउट उसको जो जब जब इन्फेक्ट करेगा तो 100% इट इज राइट दैट उसको सम लेवल ऑफ इम्यूनिटी की डेवलप होगी, नेचुरल इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं। ओके बट इट हैज बीन सीन कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो इम्यूनिटी वेन ऑफ हो जाती है, तो इवेंचुअली दोबारा तो से उसलिए वैक्सीनेशन की उसको फिर जरूरत पड़ेगी। वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ेगी। ओके, थैंक यू। सर वी हैव, डॉक्टर साहब है यहाँ पे, हाँ, वी हैव एक्चुअली एक मैसेज है, ये है कि क्योंकि हम फोकस करते हैं कि हैंड वॉशिंग होनी चाहिए और दूसरी वैक्सीनेशन है जो हमें इन डिजीज से बचा सकती है, तो मैसेज है कि हॉस्पिटल्स जो है, हॉस्पिटल्स में कौन सी, बिकॉज वी आर आरटी एक्टिविस्ट आल्सो, सो वी वुड लाइक टू टेक इट अप, कि हॉस्पिटल्स में कौन सी फैसिलिटीज होनी चाहिए स्पेशली रिलेटेड टू हैंड वॉश और सैनिटेशन, क्योंकि मैसेज में क्या था कि हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में भी कोई सैनिटेशन के लिए ये अवेलेबल नहीं था। सो व्हाट डू यू से अबाउट इट, गवर्नमेंट का क्या इसमें रहता है, कैसे देखिए रहता है हॉस्पिटल्स में इनकी फैसिलिटी? आई थिंक We would like to seek more information on it, then later on from the government. First, we would like to have some information from you, first-hand information. देखिए मैं आपको बताता हूँ, दो दो चीजें होती हैं। एक आइडियल कंडीशन होती है जो आइडियल आइडियल कंडीशन में होती है, और एक
जो आप रेकमेंड तो करते हैं बट उन कंडीशंस में वो पॉसिबल है कि नहीं, वो डिसाइड करती हैं। वेरी वेरी बेसिक मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जो हमारा अभी लाइव लाइव स्टार्ट कर रहा है, आइडियल कंडीशन में वी ऑल शुड बी सिटिंग ऑन अवर लैपटॉप्स यूजिंग हेडफोन्स, कैमरा सामने, गुड लाइटिंग, दीज आर आइडियल कंडीशन। बट क्या उसमें जितने भी हमारे लोग 20-22 लोग जो सुन रहे हैं, क्या क्या वो सारे जुड़ पाते? नहीं, नहीं जुड़ पाते। तो क्या किया कि एक एक मतलब किसी ने हेडफोन यूज किए, कोई जहाँ पे भी था बट ही वाज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग, हमने फोन पे चला लिया। आई थिंक आकिब साहब, आई बिलीव इज इन प्रॉपर स्टूडियो, ही इज रनिंग द शो। एंड तो दोज आर आइडियल सिचुएशन। इट इज वेरी सिमिलर टू दैट कि जो आइडियल सिचुएशन है एक इमरजेंसी वार्ड में, यू शुड हैव हैंड वॉशिंग फॉर द पीपल। लेकिन गवर्नमेंट सेटअप में कि जो हमारा बर्डन है ओपीडीज में और इमरजेंसी में, दैट इज ओवरवेलमिंग, दैट इज ओवरवेलमिंग। और उस सिचुएशन में अगर आप जो आइडियल सिचुएशन आप उस ओवरवेलमिंग कंडीशन में जाओगे तो वो मिसमैच होता है, दैट विल नॉट मैच। अब उसमें कि जो मिनिमम इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल स्ट्रेटजीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि वो प्रोसीजर्स जहाँ पे इन्फेक्शन स्प्रेड होने के बहुत सारे ज्यादा चांसेस हैं, वहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब जो हैं ग्लव्स यूज करते हैं, वो हैंड वॉश करते हैं। जो सर्जन ऑपरेट करते हैं तो वो स्क्रब करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, यूनिफॉर्म अपनी चेंज करते हैं, एक ऑटोक्लेव ड्रेस पहनते हैं, तब जाके ऑपरेट करते हैं। तो वो प्रोसीजर जहाँ पे हाई चांस ऑफ इन्फेक्शन स्प्रेड है, वहाँ पे इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल स्ट्रेटेजी के हिसाब से दे आर बीइंग फॉलोड। और वो जो है कि जहाँ पे इन्फेक्शन स्प्रेड तो हो सकता है, बट नेचुरली जहाँ पे इन्फेक्शन स्प्रेड का चांस तो है, लेकिन वो हाई रिस्क नहीं है उतने ज्यादा, तो वहां पे हम आइडियल सिचुएशन से डिविएट करके उस सिचुएशन के हिसाब से जो बेस्ट चीज हो सकती है वो करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यू टेक एनी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, आप कोई भी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल की कैजुअलिटी ले लें। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक देयर विल बी 200 पीपल इन दैट रूम एट सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसमें क्या है कि जो डॉक्टर्स हैं तो वो मास्क पहनते हैं, वो ग्लव्स पहनते हैं, लेकिन जो अटेंडेंट्स हैं उनके लिए ये है कि वो फिर अपना जब व्हेन दे आर कमिंग आउट ऑफ द इमरजेंसी हैंड सैनिटाइजर्स, और उसके बाद घर जाने से पहले वो हैंड वॉश करें। आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। कि जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल है वो गवर्नमेंट टू सम एक्सटेंड फुली इम्प्लीमेंट कर सकता है, बट एज एज सिटीजन इट इज आवर ऑब्लिगेशन कि वी डोंट ब्रिंग द डिजीज होम। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप हैं, मैं हूँ, नॉट टॉकिंग एज अ मेडिको, बट सोशली मैं बता रहा हूँ, आप किसी को हॉस्पिटल मिलने जाते हैं, फिर हम अक्सर सीधे घर आ जाते हैं। तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम जब घर जाएं तो हम किसी से ना मिलके पहले हम वॉशरूम जाएं, वहां पे हम अपना हैंड वॉश यूज करें, जो कपड़े पहने थे प्रॉब्लम को चेंज करें, एंड देन वी मिक्स विद द फैमिली। तो दैट इज द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। बस उसमें यह है कि आई थिंक जो एक स्कोप है दैट इज कि एवरीबडी इज नॉट एज लकी एज यू एंड मी टू हैव दिस इंफॉर्मेशन एट आवर हैंड। तो उसमें यह है कि हॉस्पिटल्स में प्रॉब्ली एक आईसी होना चाहिए जहाँ पे प्रॉब्ली वो लोकल उर्दू लैंग्वेज में भी और बाकी चीजों में, कि अगर आप हाई रिस्क जगहों पे जाते हैं, व्हाट यू नीड टू डू बैक होम। आई थिंक दैट इज वन अपॉर्चुनिटी जो हम मिस कर रहे हैं। प्रॉब्ली दैट इज वेयर समथिंग कैन बी डन। So you are suggesting an IEC cell in the hospitals? Yes, or IEC not cell also, but IEC even at high risk places, मतलब जैसे कैजुअलिटी है वहाँ पे अगर हमारे पास बैनर्स हैं, पोस्टर्स हैं कि जब आप वापस जा रहे हैं तो ये चीजें, ये प्रिकॉशंस लीजिए आप। तो जो एजुकेटेड है वो एटलीस्ट वो उनको पता चलेगा। या हॉस्पिटल के बाहर भी माइकिंग अगर है जो कंटिन्यूसली वो बता रही है कि अगर आप हॉस्पिटल गए, घर जाने से पहले हैंड वॉश कीजिए, तो वो करेंगे। बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो not everybody has the same level of education, तो सब नहीं पढ़ पाएंगे। Exactly, and it would keep on reminding, अगर वहाँ पे ऐसा कुछ रहता है, एजुकेटेड लोगों को भी ये रिमाइंड हो सकता है कि नहीं हाथ तो हैं, we have to wash. Thank you sir, thank you डॉक्टर साहब। अगर अभी भी किसी के पास क्वेश्चन है, Yes, हाँ जी yes. फरहान साहब। We are running out of time, but since we जी started a little हाँ, late, so कुछ जल्दी में मैं से थोड़े से सवाल करूंगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
डॉक्टर साहब, जो हेपेटाइटिस वैक्सीन है, तो उस बारे में जानना चाहेंगे कि वो क्या उसमें एज ग्रुप की ज़रूरत होती है? किस एज ग्रुप के बाद वो लगता है हेपेटाइटिस, और उसके क्या टाइप्स है? और उसका जो प्रिस्क्रिप्शन रूल है, जैसे कहा जाता है कि 1 या फिर मंथली करना है, फिर इसी तरह से 6 मंथ के बाद या 2 मंथ के बाद, फिर 6 मंथ के बाद, तो उस बारे में थोड़ा-सा रोशनी आप डालेंगे? और साथ में मैं कहना चाहता हूँ, जो बच्चों के लिए भी, जो बच्चे पैदा होते हैं, उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर वैक्सीनेशन का एक शेड्यूल होता है। तो क्या इसी तरह यूथ के लिए, जैसे एज ग्रुप की मैं बात अभी कर रहा था, जैसे कहते हैं जो ओल्ड है उनको नेसेसरी है, तो क्या यूथ के लिए भी, जो यूथ है उसके लिए भी कुछ ज़रूरी वैक्सीन्स होते हैं? और क्या विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई भी वैक्सीन लेना, क्या वो हानिकारक हो सकता है? क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स है कुछ? और साथ ही मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, क्या वहाँ पे ये जो वैक्सीन होते हैं, क्या ये ऑल फ्री अवेलेबल होते हैं या कुछ बाज़ारों से भी लाने पड़ते हैं? जी, जो पहला आपने 4-5 क्वेश्चन पूछे, आई ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम जो मेरे को याद आता है। पहला कि जो हेपेटाइटिस है, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस है, ए है, बी है, सी है, ई है। तो अभी जो हमारे पास है गवर्नमेंट सेक्टर में, हमारे पास हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट वैक्सीन जो है अवेलेबल है फॉर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। अब रीजन बीइंग कि इसकी जो मोर्टालिटी है बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस बी वो काफी ज्यादा है। तो जो जो कोहार्ट है बच्चों का, तो वो तो उनको तो प्रोटेक्शन मिल रही है अगर वो वैक्सीन लेते हैं, एंड ऑल दीज वैक्सीन आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जो हेपेटाइटिस ए के अगेंस्ट वैक्सीन है, तो वो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं मिलती है, क्योंकि जो इसकी जो एफिकेसी है वो दैट इज नॉट एज एज शुड हैव बीन। तो वो आपको बाहर से आपको प्रिक्योर करना पड़ता है। बट जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स है, उनके स्केड्यूल में आता है, वो बाहर बाहर से आपको लाना पड़ता है। तीसरा जो जो हाई रिस्क, जो भी हाई रिस्क ग्रुप है हमारा, अ, उनको रिकमेंडेड है हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट वैक्सीन। बट आई थिंक इट इज नॉट ओनली हाई रिस्क, जिसको भी अगर एक्सेस है वैक्सीन का, वो ले सकते हैं। चौथा कि डज इट रिक्वायर अ प्रिस्क्रिप्शन? श्योरली नॉट। कि आप जा सकते हैं और आप उनको बोल सकते हैं कि मैंने वैक्सीन नहीं कराया, तो जो आपकी स्केड्यूल, मतलब डोजेज जो उसकी है उसके हिसाब से वो आपको देंगे। तो दे विल ऑल्सो प्रॉब्ली, मतलब वैक्सीन की हार्डली कोई जैसे लाइव वैक्सीन है, तो अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं तो वो उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन बनती है, जो कि मिनिमल पॉपुलेशन में होती है। तो अंटिल एंड अनलेस इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ये वैक्सीन आप जो है प्राइवेट सेक्टर में ले सकते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वैक्सीनेशन, दैट इज फ्रॉम बर्थ एंड ऑनवर्ड्स। तो प्रिज्यूमिंग की यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 में शुरू हुआ, तो उससे जो 1985 ऑनवर्ड जो है, उन सबको वैक्सीन टाइम टू टाइम जितने भी नए वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो वो उनको मिलते रहे। जैसे हेपेटाइटिस बी इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसको जब भी इंट्रोड्यूस हुआ तब उनको मिलते रहे। रोटा वायरस 2016 से है, तो वो मिलता रहा है। कंजुगेट न्यूमोकोकल वैक्सीन 2021 से मिल रहा है, तो जितने भी बच्चे उसके बाद पैदा हुए तो उनको मिल रहा है। इसी तरह मीजल्स 2014 से मिल रहा था, फिर मीजल्स एंड रूबेला का वैक्सीन जो है 2017 ऑनवर्ड जितने भी बच्चे हैं उनको मिल रहा है। तो दैट इज द वे टू गो अबाउट इट। एंड आई थिंक एक अडल्ट वैक्सीन जो मैं रिकमेंड करता हूँ ऑलवेज इज द इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जो अर्ली विंटर शुरू होने से पहले जो हम लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्ट्रेन के अगेंस्ट होता है। जैसे जो पहले जो एक बीमारी होती थी स्वाइन फ्लू जिसको बोलते हैं, जो जो नॉर्मल हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा या जो इन्फ्लुएंजा है अब, तो उससे भी बचाता है। विंटर में ट्रैवल करते हैं, दिल्ली जाते हैं, और भी काफी स्टेट सिटीज में हम ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पे उससे चांसेस होता है इन्फेक्शन का। और जो हमारा जो सीजनल फ्लू होता है यहाँ पे कश्मीर में भी जो होता है, तो उससे भी वो हमें बचाता है। तो जो ह्यूमो जो जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, जो अराउंड सितंबर अक्टूबर में जो रिकमेंडेड है, तो वो दैट दैट इज नॉट अवेलेबल टू गवर्नमेंट सेक्टर, बट इट इज रिकमेंडेड टू बी टेकन। इन एडिशन टू दैट, एक पॉइंट मेरे को याद आया कि जो हमारे लोग हैं जो जो हज पे जाते हैं, तो उनके लिए वैक्सीन आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो है इन्फ्लुएंजा, पोलियो वैक्सीन और मेनिंजोकोकल वैक्सीन। ये तीन सिर्फ उनके लिए आती है, और उनके फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल उनके लिए होता है, बिकॉज वो ट्रैवल कर रहे होते हैं उस जगह पे जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तो और उनका इम्यूनिटी स्टेटस पता नहीं होता। तो ये एक अडल्ट के लिए वैक्सीनेशन है गवर्नमेंट में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी। सजाद साहब, आपका भी शुक्रिया
कि आपने डॉक्टर साहब को हमारे साथ यहाँ इस इवेंट में आज मिलाया। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। आई थिंक कि सभी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं दे मस्ट हैव लिसन प्रॉपरली एंड गॉट टू नो अबाउट दिस मिस इन्फॉर्मेशन जो अभी सोसाइटी में चल रहा है, अभी भी चल रहा है और था भी। और वैक्सीनेशन, मतलब कौन कौन सी वैक्सीनेशन इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सो यू। मच। और भी अगर क्वेश्चंस हो गए तो यू कैन हाँ जी सर, आपका मेल आईडी टेक माय सजाद ईमेल साहब या एंड आपको देन सेंड। आई ट्राई टू गेट बैक। और डॉक्टर साहब एक गुजारिश है कि चूंकि बहुत सारे सवाल हमें ग्रुप में आ रहे हैं, मैसेंजर पे आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपसे फिर से इंशाल्लाह बुलाएंगे आपको फिर से। हमें उम्मीद है आप हमें टाइम देंगे, चूंकि इंफॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है, अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने इंफॉर्मेशन दी, आज आप यहाँ पे आए। और सभी जो हमारे RTI फाउंडेशन में जितने भी जुड़े हैं, जितने भी साथी हैं और जितने भी व्यूअर्स हैं, उन सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और साथ में गुजारिश करते हैं जो डॉक्टर साहब की ये इन्फॉर्मेशन है, ये पूरी शेयर की जाए अपने दोस्तों तक, रिलेटिव्स तक, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उनको इस बारे में ये नॉलेज प्रोवाइड की जाए। शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर साहब, थैंक यू।